Assalamu alaikum. Welcome back to Human-Computer Interaction. Today is lecture number 44 and the title of today's lecture is Emerging Paradigms. आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. In the last lecture, we were discussing information retrieval. We discussed storage systems and retrieval systems. We looked at the differences between retrieving objects within the physical world and retrieving information in the digital world. We also talked about web searching systems. तो पिछले लेक्चर में हम इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन को आप कैसे रिट्रीव करते हैं. Now we discussed that there are two types of system. One is the storage system and the other is the retrieval system. तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्टोरेज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप एक बुक को स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पे होगा? तो उसके लिए आप एक बुक शेल्फ बनाते हैं. दिस इज द स्टोरेज सिस्टम. और रिट्रीवल के लिए रिट्रीवल सिस्टम होता है. In the case of the book, you can retrieve the book by its location. तो उसकी लोकेशन ये एक retrieval system है. Now, when we talk about a computer which contains lots and lots of data, how do we store and retrieve information efficiently? एक कंप्यूटर के अंदर लातादाद इंफॉर्मेशन हो सकती है. Currently, within the desktop environment, within the desktop computing environment, we can retrieve information by two methods. एक तरीका location है और दूसरा तरीका उसका नाम है. So, in order to store information, we can create a file, we name a file, and we place it within a certain folder and directory. अगर हम इसको रिट्रीव करना चाहें तो उसके लिए शर्त यह है कि हमें उसका नाम मालूम हो, हमें उसका फाइल नेम मालूम हो और उसकी लोकेशन भी मालूम हो. अगर हमें ये दोनों चीजें याद नहीं हैं तो हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर सकते. दिस करंटली इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद इन द डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. क्योंकि आमतौर पर अगर आप एक फाइल को क्रिएट करते हैं तो कुछ देर के बाद ना तो आपको उसका नाम याद रहता है और ना ही उसकी लोकेशन आपको आसानी के साथ याद रहती है. सो देयर इज अ नीड टू कम अप विद अ डिफरेंट टेक्निक. सो करंटली विद इन द डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट हो ये रहा है कि यूजर्स को स्टोरेज सिस्टम दिया जा रहा है और इन इफेक्ट ये कहा जा रहा है कि यही आपका रिट्रीवल सिस्टम है. We have just discussed that this retrieval system has many deficiencies. उसका solution ये है कि एक attribute based system बनाया जाए. So have a retrieval system within the desktop environment which is based upon the attributes of information that you have created. तो ये बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं. इसके अंदर आप सिनोनिम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन सच अ सिस्टम यू कैन फाइंड अ डॉक्यूमेंट बाय सर्चिंग. आप सर्चिंग उसके टाइटल से भी कर सकते हैं और उसके सब्जेक्ट मैटर से भी कर सकते हैं. इफ यू आर सेंडिंग एन ईमेल फॉर एग्जाम्पल, देन यू कैन ऑल्सो लोकेट इट बाय द डेट एंड ऑल्सो द पर्सन टू whom इट इज बीइंग सेंट. लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर आप कई कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं. सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज दैट देयर इज अ ग्रेट नीड टू डेवलप एट्रीब्यूट बेस्ड रिट्रीवल सिस्टम्स. पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक वेब एनवायरनमेंट के अंदर आप एक सर्चिंग सिस्टम बना सकते हैं. In today's lecture,
we will discuss this in more detail. In today's lecture, first of all, we will look at searching systems and what they comprise of. We will then look at web accessibility. We will then discuss the concept of web localization. And lastly, we will look at some new paradigms. Creating a good, effective searching system for a website and web application is not a simple task. ये इतना आसान काम और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है जितना कि लोग समझते हैं इसको. आमतौर पर तासुर ये पाया जाता है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स एक पेज के ऊपर डाल दें, उसके साथ एक गो का बटन लगा दें, उससे पहले सर्च लिख लें और उसके बाद बैक एंड पर एक सर्च इंजन लगा लें, तो फिर आपका काम हो जाएगा. But experience tells us that the current searching experience on the web is very deficient. आपको आसानी के साथ relevant information नहीं मिल पाती. इसकी क्या वजह है? Let's consider an example. फर्ज कीजिए कि आपने एक वेब पेज बनाया है. ये वेब पेज कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. ये वेब पेज आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद है. इस वेब पेज के अंदर आपने कार की टर्म को बार बार इस्तेमाल किया है. आप समझते हैं कि आपने अपना काम खत्म कर लिया है. आपने हस्ब मामूल एक सर्च इंजन बैकएंड पे इंटीग्रेट कर लिया है. तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन जो आपने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है ये आसानी के साथ मिल जाएगा. बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड, इट इज रेलिवेंट एंड यू ऑल्सो हैव अ सर्च इंजन इम्प्लीमेंटेड ऑन योर वेबसाइट. अब मैं आपके सामने कुछ सिनेरियोस को पेश करता हूं. नाउ लेट्स कंसिडर दैट वी हैव 3 यूजर्स who are visiting this website. We have user A, user B and user C. पहला यूजर आता है user A and uses your search functionality to search for auto. तो पहला यूजर वो ऑटो का टर्म इस्तेमाल करता है. ऑटो का टर्म क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि ये टर्म वो आमतौर पर अपनी जनरल लाइफ में इस्तेमाल करता है. यही टर्म उसके जहन में है और इसी टर्म के बेसिस पर वो सर्चिंग करना चाहता है. इंफॉर्मेशन उसको वही दरकार है जो आप पेश करना चाह रहे हैं. द सेकंड यूजर, यूजर बी, comes to your website and enters the keywords automobile. तो दूसरा यूजर ये ऑटोमोबाइल का टर्म एंटर करता है. अगेन, why is he entering automobile? Because this is his way of thinking. वो एक कॉन्सेप्ट के बारे में इस टर्म को इस्तेमाल करता है. And lastly we have another user, user C. User C comes to your website and enters the keyword vehicles. अब इन तीनों सिनेरियोज में आपके पास कुछ यूजर्स हैं और इस केस में तीनों यूजर्स कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं. Unfortunately for you, they do not enter the term car. और यही टर्म आपने अपनी वेब पेज पर इस्तेमाल किया है. So, what do you think will happen? Will they be able to find your web page? जब वो सर्च करेंगे और उनको सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे तो क्या उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? अगर तो वो वही इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं जो आपने डिस्प्ले की है तो इस केस में उनको इंफॉर्मेशन ये नहीं मिलेगी. So we can see that different people use different terms for identifying a concept. यहाँ पे concept एक कार है लेकिन मुख्तलिफ लोग उसके बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं. And we have just discussed a very simple case. हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 यूजर्स हैं और तीनों का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है. In a normal website,
which is available on the World Wide Web. आपका यूजर किसी भी जगह से हो सकता है. It could be hundreds and thousands and millions of users. हो सकता है कि वो जापान में है, हो सकता है वो रूस में हो सकता है कि वो किसी और मुल्क में हो. तो फिर इतने सारे यूजर्स और उनके सब मुख्तलिफ सोचने के अंदाज आप कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो इंफॉर्मेशन आपने बहुत मेहनत के साथ तैयार की है वो उनको नहीं मिल पाएगी. Fortunately, we have a solution. The solution is to map the various possible terms that can be used by the user onto a single concept. तो इस केस में कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन टर्म्स इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं. The solution that we have for this is to create controlled vocabularies. There are many different ways that you can create a controlled vocabulary. Simply, इसका मतलब यह है कि जितनी possible terms हैं, आप उनको किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं. अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है, इसके अंदर अगर हम मुख्तलिफ सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई कर लें और उसको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैप कर दें और इसको सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट कर दें, तो फिर यूजर को अच्छे सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे. इन दिस केस वी कैन बिल्ड अ सिनोनिम रिंग जिसके अंदर व्हीकल, ऑटोज, ऑटोमोबाइल्स, all these various terms are mapped onto a single term which we call car. तो इसके अंदर हमने एक कंट्रोल वोकैबुलरी बनाया है और इसके जरिए से हम बेहतर सर्चिंग रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. This will then help the user to easily and more efficiently retrieve information on the web. There are various types of controlled vocabularies, लेकिन ये हमारे इस कोर्स के स्कोप में नहीं आती. But we will look at a diagram which illustrates the various types very briefly. तो अभी आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये मुख्तलिफ कंट्रोल वोकैबुलरीज के टाइप्स को इलैबोरेट कर रहा है. कंट्रोल वोकैबुलरीज कैन बी सिंपल एंड दे कैन बी कॉम्प्लेक्स. ऑन द सिंपल एंड वी हैव सिनोनिम रिंग्स, जिसका अभी हमने तज़किरा किया है. एंड ऑन द कॉम्प्लेक्स साइड वी हैव थिसोराई, और इसके अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटी फाइल्स और क्लासिफिकेशन स्कीम्स भी हो सकती हैं. So these are all different types of controlled vocabularies. There are also different types of relationships in these controlled vocabularies. For example, synonym rings exhibit equivalence relationships, whereas authority files and classification schemes, they exhibit hierarchical relationships. Thesauri, on the other hand, have associative relationships. Thesauri, which is the plural of thesaurus, this contains all the other types of relationships as well. इसमें associative relationships भी होते हैं, hierarchical भी होते हैं और equivalence relationships भी होते हैं. अब आइए देखते हैं कि इन सब रिलेशनशिप से क्या मुराद है. We will now take a look at the semantic relationships in a thesaurus. जैसा कि अभी जिक्र किया गया, इसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान मुख्तलिफ relationships हो सकते हैं. So in this diagram, first of all, we have a preferred term. एक टर्म है जिसको हमने prefer किया है, and this will have a hierarchical relationship with a broader term on the upper level, and it will have a hierarchical relationship with a narrow term on the lower level. It can have equivalence relationships with variant terms, and finally it can have associative relationships, and these terms are known as related terms. Developing and creating a thesaurus and controlled vocabularies is a totally separate field. लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सर्चिंग सिस्टम
ये एक अच्छा सर्चिंग सिस्टम नहीं कहलाएगा. Now, the art and science of creating thesauri actually has a background from information science. And what we are seeing now, because of the web, many different disciplines are coming together. तो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि ACI एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है. इसके अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के लोग मिलकर काम करते हैं. So this is what we need to understand. Another important concept related to websites and applications is web accessibility. What do we mean by web accessibility? This basically means that all kinds of people should have access to contents and features on a website. अगर आप याद करें तो हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने एक केस डिस्कस किया था. उस केस के अंदर एक शख्स ने ओलंपिक्स की कमेटी को सू किया था. Why? Because this person had some disabilities and could not access the website of the Olympic organizing committee. Eventually, this person won the case. So we need to understand this accessibility aspect of websites. So, first of all, why should we be concerned with accessibility? The first point is regulatory compliance. For example, there are various acts in various countries which people need to comply with. For example, the American Disability Act mandates equal access to computer systems for users with disabilities. तो मुख्तलिफ ममालिक में कुछ लॉज हैं जिनके तहत ये चीज़ हर एक के ऊपर वाजिब होती है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस प्रोवाइड करें, regardless of whether the person is okay or has certain disabilities. इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, an increasing pool of aged people. 50% of people older than 65 years of age have some form of functional impairment. So when people reach a certain age, there is a decrease in their abilities, in their motor abilities, and also their cognitive abilities. तो अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम एक बहुत जो बड़ी पॉपुलेशन है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं from benefiting from websites and web applications. And lastly, there is also another reason. क्या आप guess कर सकते हैं? Plain old human decency, which is that everyone has equal rights. हर शख्स वो जैसा भी हो, disabilities हैं, नहीं हैं, किस जगह पे रहता है, that person has equal rights. So whether or not we think of the first two reasons, this third reason should make us understand this fact, that we should make our computer systems accessible. Now we have to understand the scope of disabilities. Do users have a condition that makes it difficult to use traditional computer input and output devices? तो ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स disabled है, लेकिन इस disability की वजह से वो वेब पेज इस्तेमाल नहीं कर सकता. For example, let's consider the case of a person who is bound to a wheelchair. वो सही तरीके से चल फिर नहीं सकता. So this is a disability. लेकिन उसके हाथ ठीक हैं, उसके बाकी sensory organs बिल्कुल ठीक तौर पर काम करते हैं. Now this person, in spite of having one disability, can effectively and efficiently access the website and the web page. So we have to understand the scope of disabilities. कि disabilities हैं, लेकिन कौन सी हैं जिनकी वजह से accessibility वो मुतासर होती है. According to one estimate, there are 30 million people in the US who have such disability problems, which cause an obstruction in web accessibility. So how can you ensure web accessibility? How can you ensure that you are not exposed to the same condition that the Olympic Committee was? तो इसका बहुत आसान तरीका है.
कुछ सिंपल गाइडलाइंस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं. Now let's take a look at what these guidelines are. First of all, use HTML properly. As you know, web pages are made by using the hypertext markup language. In this regard, we should follow the following guidelines. Encode the meaning rather than appearance. Also, allow alternative browsers to present that meaning in different ways that are optimized for the abilities of individual users. And lastly, follow accessibility standards and guidelines. So you may have heard that there is an organization called W3C, the World Wide Web Consortium. This consortium is responsible for developing standards for the web. And they have also produced some standards regarding web accessibility. There are various types of disabilities that may affect the accessibility of an application. These disabilities can be visual, auditory, speech, motor, and cognitive. Concerning visual disabilities, we have different types of users. We have blind users. They can be colorblind users. These are users who cannot see and differentiate between red and green. And partially sighted users. अगर कोई ऐसा यूजर है जिसकी विजुअल एबिलिटी वो स्लाइटली रिड्यूस्ड है, कुछ कम है, तो उसका तरीका ये है कि आप फॉन्ट्स को डिस्प्ले करें लेकिन थोड़े से बड़े साइज में. Display the text in a larger size. So a good website and application will allow the user to change the size of the fonts according to his or her need. So encode the information with relative font sizes instead of absolute font sizes. अगर आप relative font sizes इस्तेमाल करते हैं तो यूजर उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकता है. लेकिन अगर आप absolute font sizes इस्तेमाल करते हैं तो फिर काफी केसेस में इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता. The normal font sizes for a page are 10, 12, and 14 points. Large sizes are considered to be of 18 and 24 points. अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक ब्राउजर की स्क्रीनशॉट दिखाई दे रही है. So inside your browser, there is an option for changing the size of the text. तो इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं. Also regarding accessibility, there are various options inside a browser. तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ब्राउजर में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं. मसलन कलर्स, फॉन्ट स्टाइल्स एंड फॉन्ट साइजेस, ये आप चेंज कर सकते हैं. And you can also have your own style sheet. So for those of you who are familiar with web development, आपको पता होगा कि एक पेज को फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए स्टाइल शीट इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर किसी ने स्टाइल शीट को इस्तेमाल किया है वेब पेज को बनाने के लिए तो एक यूजर उसको ओवरराइड भी कर सकता है. Another good technique for improving accessibility is to use the alt tag. जब आप इमेजेस डिस्प्ले करते हैं तो उसकी एक एट्रीब्यूट alt होती है जिसके अंदर आप कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं. This allows people who have some visual impairment to learn what this image is about. क्योंकि वैसे वो इमेज को नहीं देख सकते, लेकिन अगर उनके पास एक ऐसा ब्राउजर है जो टेक्स्ट को पढ़ सकता है तो alt एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट आपने डिस्प्ले किया है तो ये टेक्स्ट ब्राउजर उसको पढ़ लेगा और ऐसा यूजर वो फेमिलियर हो जाएगा कि आपने क्या डिस्प्ले किया है. Just earlier I mentioned that there is an organization which develops standards for the World Wide Web. This organization is known as W3C, and they have started a web accessibility
इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने कुछ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। लेट्स सी what these standards and guidelines comprise of. The efforts of the Web Accessibility Initiative have produced certain guidelines and checklists and techniques. These help the developers of a website to ensure accessibility. There are 3 types of accessibility guidelines: content guidelines, user agent guidelines, and authoring tool guidelines. कंटेंट गाइडलाइंस कौन सी होती हैं? अगर आप कोई कंटेंट एक वेब पेज पे डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंटेंट गाइडलाइंस इस्तेमाल करेंगे। यूजर एजेंट गाइडलाइंस पर्टेन टू ब्राउजर्स, यानी जिनको यूजर्स इस्तेमाल करते हुए आपकी वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं। सो एनी वेब ब्राउजर इज नोन एज अ यूजर एजेंट। तो इससे मुतल्लक भी कुछ एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस हैं। And you also have authoring tool guidelines. तो कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके जरिए से आप एक वेब पेज को डेवलप कर सकते हैं। अब वेब से मुतल्लिक एक और अहम कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज वेब लोकलाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय लोकलाइजेशन? इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएं, in this case we're talking about a website, that should be easily understood and should be easy to use by the people in a certain locality. तो एक खास खित्ते के लोग, एक शहर के लोग, एक खास मुल्क के लोग उस वेबसाइट को आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाएं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ इश्यूज हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें और कैसे टर्म्स इस्तेमाल करें। स्पेसिफिकली लोकलाइजेशन मीन्स कस्टमाइजिंग और टेलरिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो अभी इन द वर्ल्ड वेब पेजेस आर बीइंग यूज्ड एंड दीज आर मोस्टली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसके खास फॉन्ट्स हैं और इसकी कुछ खास टर्म्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से लोकलाइज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो अब आइए इससे मुताल्लिक़ कुछ इश्यूज एक्सप्लोर करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉन्ट्स टू यूज। हमें फॉन्ट्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? तो सबसे पहले हमने ये फैसला किया कि हमें उर्दू ज़बान के अंदर वेब पेजेस बनाने चाहिए। अब उर्दू को डिस्प्ले करने के लिए फॉन्ट्स कौन से हों? अब मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर एक फॉन्ट है, उसका नाम है नस्तालीक, और एक दूसरा स्टाइल वो नस्ख होता है। तो आपको कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहिए? आमतौर पर अगर आप बिलबोर्ड्स देखें या कोई पोस्टर देखें तो उसके अंदर नस्तालीक बहुत कॉमन है। तो वेब के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? नाउ this requires some analysis and some research. इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या इश्यूज हो सकते हैं? How to display the text? Should it be from left to right? In the case of normal text, we would definitely display from left to right. What about the web page controls? मुख्तलिफ जो controls हैं वो किस तरफ होने चाहिए? And what about the controls within the browser itself? So what about the scroll bar? ब्राउजर के अंदर नॉर्मली आपको स्क्रॉल बार ये राइट साइड पे नजर आता है। अगर आप ऐसा वेब पेज बनाते हैं जिसके अंदर उर्दू कंटेंट है जो लोकलाइज्ड है, तो इसमें ब्राउजर कंट्रोल्स कहाँ होने चाहिए? स्क्रॉल बार राइट पे ही होना चाहिए या उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना चाहिए? सो अगेन दिस इज अनदर इश्यू that comes up in localization. Also, the various terms that are used in a web page may also require localization. For example, every website has a home page. और ये usually home के option से represent होता है। तो web page के ऊपर home का option होता है on the navigation bar. अब
अगर आप अपने वेब पेज को लोकलाइज करते हैं तो आप अपने वेब पेज के ऊपर इस ऑप्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन, दिस रिक्वायर्स सम एनालिसिस एंड सम थिंकिंग. क्या आप इसका नाम होम रखेंगे? अगर आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करते हैं तो फिर तो घर होना चाहिए. हो सकता है आप कहें कि ये पहला पेज है. So you can see that when we try to localize software applications and websites, it is not such a straightforward issue. It requires some thinking. Similarly, the URL. Currently, अगर आप URL लिखना चाहें तो आप लिखेंगे www. और उसके बाद जो भी domain name आप चाह रहे हैं. But what about the case of when we want to comprehensively localize the web experience? क्या हम www ही लिखेंगे या उसके बजाय कुछ और लिखेंगे? क्या हम wow लिखेंगे? So you can see that localization brings up some very interesting matters. तो बहरहाल इनको बयान करने का मकसद ये था कि आप इनसे अवेयर हो जाएं. तो अगर आप उर्दू वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आपको इनके ऊपर सोचना पड़ेगा. We now turn towards the last topic of today's lecture, and that is emerging paradigms. Currently, throughout this course, we have been focusing on the desktop paradigm. What is the desktop computing paradigm? In this paradigm, we are assuming that there is a single computer which has a single user. User एक कीबोर्ड के जरिए से और एक माउस के जरिए से इंटरैक्ट करता है. So until a few years ago, this was the prominent and the dominant paradigm कि इसी तरीके के साथ इंटरैक्शन होती थी. But now, recently, some new paradigms are emerging. तो अब हम उनको कंसिडर करेंगे. A number of paradigms have recently emerged. These are namely ubiquitous computing, pervasive computing, wearable computing, tangible bits, augmented reality, and physical virtual integration, attentive environments, and transparent computing. First of all, ubiquitous computing. What do we mean by ubiquitous? Well, ubiquitous means it is present everywhere. Computers are everywhere. In this paradigm, we are suggesting that instead of the user trying to find the computer tries to find the user. So before, the user had to seek out the computer interface. In this paradigm, the interface can itself take the responsibility of locating and serving the user. In this regard, there is one person who had a vision for this kind of paradigm. His name is Mark Wisner, and he is the person who has coined the phrase ubiquitous computing. In order to understand ubiquitous computing, let's hear from him what his vision for this paradigm was. So, Mark Wisner had a vision of people and environments augmented with computational resources that provide information and services when and where desired. His main motivation was centered on the impact that it would have on the human experience. So now some quotes. Machines that fit the human environment instead of forcing humans to enter theirs will make using a computer as refreshing as a walk in the woods. So Wisner's vision for this paradigm was that it should enrich the human experience. It should make life easier for human beings. So this was his motivation. Even though his paradigm has many technological implications. जाहिर है कि अगर हम इस विजन को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए
technological developments की ज़रूरत भी है. But we have to keep focused that the original vision and motivation is to enhance the human experience. Another quote from him, he says, we wanted to put computing back in its place, to reposition it into the environmental background, to concentrate on human-to-human interfaces and less on human-to-computer ones. And yet another quote from him, inspired by the social scientists, philosophers, and anthropologists at PARC, we have been trying to take a radical look at what computing and networking ought to be like. We believe that people live through their practices and tacit knowledge, so that the most powerful things are those that are effectively invisible in use. This is a challenge that affects all of computer science. यहाँ पर आप एक चीज के ऊपर गौर करें. First of all, his motivation is to enrich the human experience, to make life easy, to improve the quality of life. और इस सिलसिले में अभी जो उन्होंने बात की वो ये थी that his inspiration came from not programmers and computer scientists, but it came from social scientists, from philosophers and anthropologists, people who are concerned about the human condition, people who understand society. So his ideas were inspired by these people. तो इससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटिंग के अंदर जो नए पैराडाइम्स उनकी असास क्या होनी चाहिए. He continues by saying, our preliminary approach, वो क्या थी? Activate the world, provide hundreds of wireless computing devices per person, per office, of all scales, from 1-inch displays to wall-sized. This has required new work in operating systems, user interfaces, networks, wireless, displays, and many other areas. We call our work ubiquitous computing. This is different from PDAs, Dynabooks, or information at your fingertips. It is invisible, everywhere computing that does not live on a personal device of any sort, but is in the woodwork everywhere. So the vision of ubiquitous computing is that computers, they become part and parcel of our life. They penetrate every fabric of society. और ये हर शक्ल में मौजूद होते हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं. So the salient features of ubiquitous computing, which is also known as UbiComp for short, the key features in this are computers would disappear into the environment. यानी computers वो ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आते, वो हमसे छुपे हुए हैं लेकिन मौजूद जरूर हैं. And human beings, they use computers without even realizing that they are using a computer. It means seamless integration into the physical world in a manner that it extends the human capabilities. Regarding this, he proposed a prototype for an office. What he proposed was that as far as the office environment is concerned, then in the office environment, all the various objects, whether small or large, they are all connected to one another. They all talk to one another. So for example, if there is a whiteboard, that is also a type of computer. अगर आपकी नोटबुक है तो वो भी एक कंप्यूटर है. And all the objects are embedded with computer technology. लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपको ये मालूम नहीं होता कि ये कंप्यूटर है. So this is the idea of ubiquitous computing. Make computers penetrate everywhere to improve the human condition, but make them invisible and make them easy to use. One last quote from Wisner. He says, ubiquitous computing will produce nothing fundamentally new.
but by making everything faster and easier to do with less strain and fewer mental gymnastics, it will transform what is apparently possible. So this is the idea of ubiquitous computing. Based upon these ideas, some paradigms have started to emerge. One of these is known as pervasive computing. This is based upon the ideas of ubiquitous computing, and this also talks about the seamless integration of devices. So any kind of smart device falls within the realm of pervasive computing. This allows direct access to information and services. So certain smart devices fall within this category. For example, cell phones, handheld devices, intelligent fridges, and interactive microwaves. So you might have a microwave oven which allows you to browse the web. So anyway, this is the idea of pervasive computing. Apart from pervasive computing, we also have wearable computing. Now, the idea of wearable computing in this paradigm, this suggests that computer technology should be embedded within the clothing and the fabric of what people wear. So, for example, computer technology can be embedded within jewelry, head-mounted caps, glasses, shoes, and jackets. So this allows people to interact with digital information while they are mobile. अब इसकी काफ़ी applications हो सकती हैं. They can be applied to the entertainment area. They can be applied to such areas and such conditions where people have to go underground, like say in a mine, and they need certain critical information. It can also be applied to health sectors. So nowadays, a lot of work is being done on developing this paradigm. And in fact, many clothes manufacturers, they have also started to develop wearable computers. So in their fabric products, in their clothing products, they have started to embed computer technology. We then move on to tangible bits, augmented reality, and physical virtual integration. This is also inspired by ubiquitous computing. What do we mean by tangible bits? Well, this means the integration of computational augmentation into the physical environment. It involves figuring out how to combine digital information with physical objects and surfaces to allow people to perform everyday activities. So this paradigm is saying we can use digital information and integrate it with physical objects. अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? Well, consider the example of a cereal box. आमतौर पर लोग नाश्ते में cereals खाते हैं. If you look on the back side, then this box often has adverts on it. इस पर मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहार होते हैं. So, what if you could have adverts which were actually digital? और वो वक्त के साथ साथ चेंज भी होते हैं. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल where we can have a physical greeting card which has some digital animation on it. तो मिसाल के तौर पर ये आपका एक स्टैंडर्ड ग्रीटिंग कार्ड है. This has some printed information on it. But according to the new paradigm of tangible bits and augmented reality, in the future, these kinds of digital cards, they will have digital information. उसके अंदर animations होंगी. इसके अंदर जो greetings हैं, वो वक्त के साथ साथ change भी हो सकती हैं. Augmented reality,
This means virtual representations are superimposed on physical devices and objects. तो इसके अंदर ये होता है कि आप मुख्तलिफ कैमरास और प्रोजेक्टर्स के जरिए से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ इमेजेस प्रेजेंट करते हैं. So this is again a new and emerging paradigm. Lastly, we have the paradigm of attentive environments and transparent computing. इस पैराडाइम में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि कंप्यूटर्स ऐसे हों और ऐसा एनवायरनमेंट हो जो यूजर की नीड्स के मुताबिक रिस्पॉन्ड करे. This kind of environment is usually full of senses. So depending upon the likes, dislikes, and the mood of a user, the computational environment can then respond in a likewise manner. All these paradigms are currently under development, and very soon you will see these coming into your life. So this brings us to the end of today's lecture. In today's lecture, we have talked about various concepts related to the web. We've talked about web localization. We've talked about web accessibility. We've also talked about how to build good web searching systems. So, until next time, take care. Allah Hafiz.